सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वन शॉट वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कंप्लीट चैप्टर को इस वन शॉट वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इंश्योर करा सकता हूँ कि आपका एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है सिलेबस, यानी कि ये चैप्टर भी उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। और कुछ बच्चों ने आधा अधूरा पढ़ रखा है, और कुछ बच्चों ने जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, यानी कि उन्होंने ये चैप्टर का नाम पहली बार सुना है, या फिर वो इनको इस चैप्टर को उन्होंने अभी तक हाथ नहीं लगाया। तो ये तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, तो वो रिवीजन बेसिस के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत हार्ड कोर रिवीजन हो जाएगा उनका। दूसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, उनके लिए ये वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। और जो तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और मैं नहीं कहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो सच्ची में दिल से पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यार एग्ज़ाम का टाइम है। अभी जो है सीबीएसई ने डेट शीट भी अनाउंस कर दी है और आपका एग्ज़ाम भी जैसा कि 16 मार्च को है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको जो है जल्द से जल्द सारा सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये जो नोट्स है इसको आपको प्रिंट करा लेना है सबसे पहले। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इसकी नोट्स की पीडीएफ मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगी, इस वीडियो में बताऊंगा। जो ये पीडीएफ है ये आप जैसे डाउनलोड कर लेते हो तो इसको सबसे पहले तो डबल साइडेड प्रिंट करा लेना और उसके बाद अपने पास रख लेना। और इसकी वजह से आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, फटाफट फटाफट रिवीजन हो जाएगा। और इसके पहले मैंने एक और चैप्टर जो है डाल दिया है, वो है अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसकी जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको भी देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर, क्योंकि उसमें उसका जो वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लीजिएगा। उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नोट्स कैसे मिलेंगे, तो वो भी जान लेते हैं। तो इसके जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और उसका जो आपको मिल जाएगा लिंक, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड लिंक ओपन नहीं होती है तो हमारे जो चैनल है उसका आप जो है ओपन कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी नोट्स है उस चैनल का नाम, ठीक है। और बाकी उसका जो हैंडल है वो है हमारा मधुरम पंचोली 09। ये सर्च करोगे तो भी आपको जो है वो ईजिली टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी आप लिंक से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो फालतू की बकवास रहने देते हैं और वीडियो को जो है बहुत कंसाइज्ड वे में मैं आपको बताऊंगा, और सब कुछ डिटेल्ड वे में क्लियर करते करते अपन चलेंगे और फटाफट से 30 से 40 मिनट के अराउंड में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। और इसका वेटेज भी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पे अच्छा खासा है, तो इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 30 से 40 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। इसमें आप जाने कितनी जो है अपना टाइम बर्बाद करते हो मूवीज़ वगैरह देखने में, रील्स वगैरह देखने में। अगर आप 30-40 मिनट देख लेते हो तो आपके कम से कम अच्छे मार्क्स जो है 4 से 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे आराम से। आप किसी भी बोर्ड के हो, या आप सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, या फिर आप स्टेट बोर्ड के क्यों नहीं हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वीडियो। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारा जो सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिख रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये वीडियो है वो स्पेसिफिकली मैं लास्ट टाइम इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक बहुत ज़्यादा मेन रीज़न है। मेरे को कमेंट आ रहे थे कि यार हमें हमारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा जो है इसमें विचार किया कि बच्चे जो है उन्होंने ढंग से पूरे साल भर पढ़ाई करी नहीं। अब वो लास्ट टाइम पे कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा जो है प्रोवाइड किया जाए मटेरियल, जिससे कि उनका लास्ट टाइम में तो एटलीस्ट उद्धार हो सके। तो इस वजह से मैंने ये सीरीज़ चालू करी है। इसके बाद भी जो आपको चैप्टर पढ़ना है, वैसे मैं मेरे हिसाब से जो है आपको इसके बाद भी 1-2 दिन में 14 चैप्टर आ जाएगा। और अगर आपको किसी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए अगर आपको कोई चैप्टर मुझे सजेस्ट करना है तो उसको मैं पहले अपलोड कर दूंगा। तो उसकी जो चैप्टर का नाम है वो डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट में आप जो है लिख के बता दीजिएगा। और जो भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसका सोल्यूशन तो एटलीस्ट आपको दे सकूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले एनी मोर। यस, तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हमारी ये जो है हेडिंग लिखी हुई है, चैप्टर नंबर हमारा 15 होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है वो
बायोडाइवर्सिटी अकर्स नॉट ओनली इन द स्पीशीज़ लेवल बट आल्सो इन द मैक्रोमोलिकुलर लेवल। इसका क्या मतलब है, देखो फटाफट। जो बायोडाइवर्सिटी है वो अकर करती है सिर्फ स्पीशीज़ लेवल पे नहीं। जो स्पीशीज़ है वो एक दूसरे से, एक एरिया से दूसरे एरिया जा रही है, तो वो सिर्फ स्पीशीज़ लेवल पर जो है कंसिडर नहीं कर रही है, वो मैक्रोमोलिकुलर लेवल यानी कि इससे भी बड़े लेवल पर एग्जिस्ट करती है बायोडाइवर्सिटी। यानी कि स्पीशीज़ पे ये केवल लिमिटेड नहीं है, इसके बाद भी जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेवल है उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय एडवर्ड विल्सन इज कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्क्राइब एज अ डिस्क्राइब्ड, जो एडवर्ड विल्सन है उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के लिए डिस्क्राइब्ड किया है, इज द कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी। जो कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी है वो सभी लेवल्स पर बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंबाइंडली जो है डाइवर्सिफाइड की गई है। ये एडवर्ड विल्सन ने हमें बताया है। आगे देखते हैं। इस लाइन टू लाइन आपको जो है इसमें एनसीईआरटी की मिलेगी। देखिए, मैंने जो है आपका बिल्कुल टाइम बचाया है, क्योंकि ये जो लाइन्स है आपको एनसीईआरटी में ढूंढने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत है और आपको नहीं पता कि कौन सी लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो एक्सट्रैक्ट नोट्स है एनसीईआरटी के वो डायरेक्टली आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और वीडियो बनाने में जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार, मैं लाइक और सब्सक्राइब की नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने दोस्त को तो एटलीस्ट शेयर कर देना, ताकि उसका तो हेल्प हो सके। जिसने नहीं पढ़ रखा तो बेचारे उसकी तो हेल्प होनी चाहिए यार। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो हमने जैसा कि देख लिया, बायोडाइवर्सिटी एज डिस्क्राइब बाय एडवर्ड विल्सन इज द कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पर जो है कंबाइंड डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, यहाँ पर 3 डाइवर्सिटीज़ जो है के लेवल्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं फटाफट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती है बायोडाइवर्सिटी की, वो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि जेनेटिकल लेवल पर पाई जाती है। दूसरी होती है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, जो कि स्पीशीज़ के लेवल पर पाई जाती है। और एक होती है लास्ट, थर्ड, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि इकोसिस्टम है उसके लेवल पर पाई जाती है। तो ये 3 तरह की डाइवर्सिटी, इसको याद कर लेना, इससे जो है क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि नीट में तो नहीं, फिर भी बोर्ड्स के लिए ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी तरह की डाइवर्सिटी होती है, वो 1 या 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखते हैं। ओके, देयर आर क्लोज टू 1.5 मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। मोर स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन टेम्परेट रीजन्स। मोर स्पीशीज जो है हैव बीन डिस्कवर्ड इन टेम्परेट रीजन्स एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो इस लाइन ये क्या बोलना चाह रही है। तो अकॉर्डिंग टू IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN जो स्पीशीज़ है वो 1.5 मिलियन के अराउंड है, जिसमें से इनमें से जो है प्लांट भी इसमें इंक्लूडेड है और एनिमल्स भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये बताना चाह रहे हैं कि IUCN वाले बताना चाह रहे हैं कि 1.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ फाउंड की जा चुकी है, डिस्कवर्ड की जा चुकी है और इनको डिस्क्राइब्ड भी किया जा चुका है। मोर स्पीशीज़ हैव बीन डिस्कवर्ड इन टेम्परेट रीजन्स। इनमें से जो ज़्यादा स्पीशीज़ है वो डिस्कवर्ड की गई है टेम्परेट रीजन्स में, और एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स, यानी कि ट्रॉपिक्स रीजन के कंपेरिजन में टेम्परेट रीजन्स पर जो है इस टाइप की स्पीशीज़ ज़्यादा डिस्कवर्ड की गई है। ठीक है, देख लो, मोर स्पीशीज़ हैव बीन डिस्कवर्ड इन टेम्परेट रीजन्स एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स की कंपेरिजन में टेम्परेट में ज़्यादातर जो है 1.5 मिलियन स्पीशीज़ में से कुछ ज़्यादा हिस्सा टेम्परेट का है, टेम्परेट रीजन्स में फाउंड की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट में, ग्लोबल स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी इज़ अबाउट 7 मिलियन। जो रॉबर्ट में साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है बोला है इनकी थ्योरी के हिसाब से कि जो ग्लोबल स्पीशीज़ है वो 7 मिलियन है। ठीक है, यानी कि इसमें डिस्कवर्ड भी आ रही है और जो अनडिस्कवर्ड है वो भी इसमें इंक्लूडेड इन्होंने बताई है। NCERT में पूरा मेंशन कर रखा है कि जो रॉबर्ट में है इन्होंने ग्लोबल स्पीशीज़ की जो बायोडाइवर्सिटी बताई है वो है 7 मिलियन, और इसमें डिस्कवर्ड प्लस अनडिस्कवर्ड दोनों ही टाइप की बायोडाइवर्सिटी जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडेड है वो इन्होंने इसमें बताई है। ठीक है, ऑफ द टोटल स्पीशीज़ डिस्कवर्ड सो फार 70% आर एनिमल्स। जो टोटल स्पीशीज़ डिस्कवर्ड हुई है उसमें 70% एनिमल्स एंड 22% आर प्लांट्स है। और ऑफ द एनिमल्स जो 70% है उसमें से 70% एरिया तो इंसेक्ट्स नहीं गिर रखा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो, थोड़ा इधर बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये
ये हमारा जो है टोटल स्पीशीज़ का जो है बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अब इसमें से जो है लगभग लगभग अपन बोलें तो ये 20% जो है, 22% जो है प्लांट स्पीशीज़ है और 70% जो है हमारी एनिमल स्पीशीज़ है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एनिमल्स है उसमें से भी जो डोमिनेंट कर रही है वेराइटी, जो डोमिनेंट कर रही है स्पीशीज़, वो है इंसेक्ट्स की। यानी कि जो अगर अपन देखें, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ जो पूरी डाइवर्सिटी है वो 70% उसमें एनिमल्स है और 22% प्लांट्स है। ठीक है, ये एनिमल्स का है। एक मिनट एनिमल्स और ये प्लांट्स। ठीक है, अब थोड़ा राइटिंग का देख लेना यार आप अपने हिसाब से, बाकी मैं समझा लेता हूँ। तो अब देखो एनिमल 70% है पूरी बायोडाइवर्सिटी में और 22% प्लांट्स है, और जो एनिमल है उसमें भी डोमिनेट कर रही है कौन सी स्पीशीज, इंसेक्ट्स, और वो भी कितने परसेंट कर रही है, 70% जो है इंसेक्ट्स आर डोमिनेंट। अगर अपन देखें एक और जो है स्पीशीज़ लेवल बना के, तो अगर ये पूरा अपन एनिमल की बायोडाइवर्सिटी मान ले इस वाले सर्किल को, तो इसमें से भी अगर अपन देखें तो ये अदर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल है, अदर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, एंड ये हैं इंसेक्ट स्पीशीज़। यानी ये 70% है और जो बचा 30% है वो एनिमल्स में जो है बाकी है। ठीक है, ये 30 है अपना। ओके, ये थोड़ा मिट गया। अब ये 30 बना देता हूँ मैं। ओ भाई, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं यार, शिट यार। हाँ तो जो मैं बता देता हूँ आपको। जो 30% है वो अदर स्पीशीज़ है एनिमल्स की। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं अपन। इंडिया हैज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। जो वर्ल्ड्स का पूरा एरिया है उसमें से 2.4% जो हिस्सा है, यानी कि 2.4% जो लैंड है वो इंडिया में जो है इंक्लूड है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया है। ठीक है, ये समझ लो। अब जो है ये एरिया है 2.4% इंडिया का पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में अपन देखें तो 8.1% ऑफ द टोटल स्पीशीज़ जो है पाई जाती है वो इंडिया में ही पाई जाती है। यानी कि वर्ल्ड की जो 2.4% एरिया है उसमें वर्ल्ड की 8.1% टोटल स्पीशीज़ जो है डाइवर्सिटी जो है रहती है, यानी कि डाइवर्सिटी इंक्लूड करती है। ठीक है, तो 8.1% ऑफ द टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंडिया में रहती है, यानी कि इंडिया में इनको डिस्कवर्ड किया गया है, इंडिया में ये पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू मेज एस्टिमेट, यानी कि जो रॉबर्ट में है उनके एस्टिमेट के द्वारा जो 78% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी है इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। यहाँ पर जो है रॉबर्ट में बोलते हैं कि जो 78% बायोडाइवर्सिटी है वो अभी भी जो है बची हुई है डिस्कवर करने के लिए, यानी कि 78% अभी तक जो है रिमेन है जिनको हमने डिस्कवर नहीं किया है। आगे देखते हैं। अप्लाइंग दिस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी फिगर्स देयर स्टिल इज़ अ होप फॉर डिस्कवरी ऑफ ओवर 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड 3 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। अप्लाइंग दिस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, इंडिया बायोडाइवर्सिटी के लिए अगर इसको अप्लाई करें अपन तो अभी भी जो है स्टिल स्कोप है जो डिस्कवरी ऑफ 1 लाख स्पीशीज़ ऑफ प्लांट है और जो 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स है ये डिस्कवर की जा चुकी है। 1 लाख स्पीशीज़ प्लांट की और 3 लाख स्पीशीज़ एनिमल्स की डिस्कवर की जा चुकी है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को अगर फिगर करते हुए अपन बोलते हैं तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा न्यू टॉपिक आ जाता है। क्या है अपना पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपन कर लेते हैं।
तो जो पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी है उसमें लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट्स क्या होता है ये देखो। सबसे पहले द प्लांट एंड एनिमल्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड even worldwide, the diversity of living forms decreases as we go from the equator towards the pole. A huge amount of plants and animals are concentrated in the tropical region because of the following reasons. सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं। जो प्लांट एंड एनिमल्स है ना वो इवनली पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ही सही, ये इवनली पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, इसके अलावा अगर अपन जाने तो जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स है वो डिक्रीज करती है इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में। और जो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है वो बिलोंग करते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। और वो क्यों बिलोंग करते हैं उसके रीजन्स हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे डिक्रीज करती है इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में। तो सबसे पहले ये देखो हमारी अर्थ है ये। अब यहाँ पर ये जो ये वाला हिस्सा है ये बेसिकली जो है ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इस वाले जो ये बीच का मिडिल का हिस्सा होता है इसे हम एज दिस इज़ इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है, ठीक है। इक्वेटर में जो है ट्रॉपिकल रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इक्वेटर में हमारा ट्रॉपिकल रीजन एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोल दिखेगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो दिस इज़ पोल। और जो पोल और टेम्परेट रीजन्स होते हैं अगर हम यहाँ से जाएं तो स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ का जो लेवल है वो स्पीशीज़ का लेवल जो है घट जाएगा, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी घट जाएगी। हैंस बायोडाइवर्सिटी आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर हम जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो है ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं है स्पेशिएशन के लिए। तो वहाँ पर स्पेशिएशन नहीं होगी तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या खाक होगी। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो अंटार्कटिका वगैरह है ये पोल साइड है, यानी कि ये पोल पर ही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर आर्कटिक और अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर जो है स्पीशीज़ नहीं मिलते, इसलिए तो इन्हें पोलर बियर यहाँ पर होते हैं। बहुत कम टाइप की स्पीशीज़ जो वहाँ पर अडेप्ट कर सकती है, बस वही वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी घटेगी। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसंट्रेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन। और वो ट्रॉपिकल जो रीजन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है और जो इसका सीज़न है वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, और इसका जो सीज़न है वो कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है लेस सीजनल होता है। जैसा कि मैंने अभी बोला ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, लेस सीजनल होता है। देखो एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है एंड प्रेडिक्टेबल है एज कम्पेयर टू टेम्परेट इन्वायरमेंट्स। देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर टेम्परेट आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, टेम्परेट आता है। और यहाँ पर ये जो पोल आई जाता है, तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर नॉर्थ ट्रॉपिकल रीजन है, साउथ ट्रॉपिकल रीजन है। तो दो ट्रॉपिकल रीजन तो हमारे हो गए, और फिर उसके बाद टेम्परेट आ जाएगा और उसके बाद हमारा आ जाएगा पोल। तो इसका थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, टेम्परेट रीजन को थोड़ा सा ये ऊपर वाली स्लाइड में बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल होता है, इसमें कोई सीजनल जो है चेंजेस नहीं होते हैं लेकिन बहुत कम, जैसे कि बहुत ज़्यादा दिन में जो है चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं आराम से। इसलिए यहाँ पर स्पेशिएशन ज़्यादा है और बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है स्पेशिएशन के लिए। आगे देखते हैं। और टेम्परेट रीजन्स में आपको बताता हूँ, टेम्परेट रीजन में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी ग्लेशिएशन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी आपको कमी मिलेगी। एज़ कम्पेयर टू पोल्स वहाँ पर थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन पोल्स और टेम्परेट अपन ऑलमोस्ट इक्वली मानते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक्स रिसीव टू मेजर पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी, जो ट्रॉपिक है वो रिसीव करती है सोलर एनर्जी का मेजर पार्ट, क्योंकि वहाँ पर जो है फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होते हैं सीजन में, तो वहाँ पर आपको सूर्य भी यानी कि सूरज भी देखने को मिलेगा, इसलिए सोलर एनर्जी भी आपको वहाँ पर मेजर पार्ट में देखने को मिलती है। विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रेट प्रोडक्टिविटी, जो कि एक
कंट्रीब्यूट करती है ग्रेट प्रोडक्टिविटी में। अगर आपको सोलर एनर्जी मिलेगी तो आपको एनर्जी की वजह से जो है जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होगी, प्लांट स्पीशीज़ में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एनिमल स्पीशीज़ में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशंस होती है इनके लिए, सूटेबल होती है अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। स्पेशिएशन इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, ट्रॉपिकल एरियाज हैव रिमेन्ड undisturbed for millions of years, unlike temperate regions which have experienced frequent glaciation in the past। जो स्पेशिएशन है वो डिपेंड करती है अपॉन टाइम पे। जो ट्रॉपिकल एरियाज हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लाइक टेम्परेट रीजन्स, जो ट्रॉपिकल एरियाज है वो अनडिस्टर्ब रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी ग्लेशिएशन, ऐसी चीज़ें जो टेम्परेट रीजन्स में होती है वहाँ पर कोई देखने को नहीं मिली। जैसे टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट वेदर चेंज होता है, वहाँ पे कुछ भी हो जाता है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस का कोई प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता। और इन सभी चीज़ों से जो है अनडिस्टर्ब था ट्रॉपिकल एरियाज मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, इसलिए वहाँ पर जो है देख सकते हैं वहाँ पर स्पेशिएशन बहुत ज़्यादा है। विच हैव एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन इन पास्ट, जैसे कि मैंने बोला टेम्परेट रीजन्स में जो है पास्ट में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस किए गए हैं, अभी भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पास्ट में ही हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये सूटेबल नहीं माना जाता है। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप क्या होती है, देखो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक ऑब्जर्व किया था, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन एक्सप्लोर्ड एरिया, दिस रिलेशनशिप कैन बी गिवन बाय जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इस साइंटिस्ट का नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं पहले बता देता हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें ग्राफ आता है, ग्राफिकल मेथड से आपको समझाएंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीजिंग एरिया। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक्सप्रेशन क्या है, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। तो ये जो हमारा देख सकते हैं आप जो एक्सप्रेशन दे रखी है, सबसे पहले इसका ग्राफ मैं आपको एक बार बना के बताता हूँ, ग्राफ फ्लोट कर देता हूँ मैं सबसे पहले। तो भाई ये जो है वाई एक्सिस है हमारा, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ हमारा एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम क्या जो है लेबल करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, तो कलर चूज़ कर लेते हैं, एक अच्छा सा ग्रीन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जो स्पीशीज़ रिचनेस यहाँ पर ये प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एरिया प्लॉट कर देते हैं। चलो एक मिनट में ग्राफ प्लॉट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो log s प्लस log c है, ये z log है, इसको तो आराम से अच्छे तरीके से रट लेना, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो s है ना, log s में जो s है वो स्पीशीज़ रिचनेस को डिनोट कर रहा है, c जो है हमारा इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर, ठीक है, और जो हमारा z है वो है स्लोप, लाइन का जो स्लोप है, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी अपन जिसको कहते हैं, जो z है वो स्लोप है लाइन का, और जो a है वो डिनोट कर रहा है हमारे एरिया को। अब देख लो जो ग्राफ है आपको कितने आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले इसकी एक इक्वेशन भी है, वो यहाँ पर नहीं दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे वो इक्वेशन क्या है। तो भाई ये जो है सबसे पहले ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से जा रहा है, ये हमारा होता है रेक्टेंगुलर पैराबोला, जिसे हम रेक्टेंगुलर पैराबोला भी कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, एक मिनट, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। अब अगर अपन यहाँ पर देखें, इसका अगर अपन टेंजेंट निकालें तो स्लोप कैसे आएगा, देखो सबसे पहले अपन यहाँ पर कलर डिसाइड कर लेते हैं थोड़ा। अरे यार थोड़ा पता नहीं टेंजेंट बनाने में कैसे गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा आराम से बनाया जाएगा इस बार। हाँ तो भाई थोड़ा सा इस बार मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा बना है अपन से, ठीक है। तो अब यार इससे समझ लो आराम से। अब जो है हमारा ये है स्लोप है, यहाँ पर अगर अपन स्लोप की बात करें तो स्लोप जो है डिनोट किया गया है z से। अब जो z है यहाँ पर स्लोप वो लाई कर रहा है हमारा 0.1 से 0.2 तक, ठीक है, ये स्लोप लाई कर रहा है। इसको मैं आगे भी बता दूंगा, वैसे आराम से अपन पहले देख लेंगे, इसकी जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं। अब जो ग्राफ की इक्वेशन है वो सबसे पहले जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इसकी इक्वेशन है वो होती है हमारे a इक्वल्स टू सी ए टू द पावर z। इसको आराम से अच्छे से रट लो इसको, क्योंकि ये एनसीईआरटी में
खुले आम दे रखा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इक्वेशन पूछ सकता है। तो एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, अगर इसका अपन लॉग फॉर्म लेंगे तो कुछ इस टाइप की लॉग फॉर्म आएगी, ये देखो ये, ठीक है। तो ये log s log c और z log a इस टाइप की जो है यहाँ पर आएगी। तो इस इक्वेशन को रट लेना। ये देखो बेसिकली कहना चाह रहा है कि स्पीशीज रिचनेस है ना, वो एरिया जैसे बढ़ेगा वैसे स्पीशीज़ की रिचनेस भी बढ़ेगी। ये ऐसा साइंटिस्ट जो है प्रूव कर रहे हैं। अगर एरिया बढ़ता है तो उसके साथ जो है स्पीशीज़ की जो रिचनेस है, यानी कि जो वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ है, वो भी इंक्रीज़ करेगी। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जो वैल्यू ऑफ z है इज़ फाउंड टू लाई इन द रेंज ऑफ 0.1 से 0.2, और ये जो है लाई करती है वैल्यू ऑफ z जनरली इट लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.2, और ये जो है रिगार्डलेस होती है, इट इज़ रिगार्डलेस फॉर टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड रीजन्स। ठीक है, इसको आराम से अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये रिगार्डलेस होती है टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के, इसको अपन जो है जनरल वे में कंसीडर करते हैं। अगर नॉर्मली पूछे तो आपको 0.1 से 0.2 ही बतानी है कि इसकी जेड की वैल्यू कहाँ तक लाई करती है फॉर कंपेरेटिवली स्मॉल एरियाज़ के लिए हैं ये। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से देख लेना है कि जो वैल्यू ऑफ जेड है वो स्मॉल एरियाज़ के लिए जो है इसका स्लोप स्टीपर नहीं होता है, ये नॉर्मल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बनती है, जो कि स्ट्रेट लाइन होती है। और ये जो ग्राफ होता है वो होता है हमारा रेक्टेंगुलर पैराबोला। ये भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, इतना तो आपने पढ़ ही रखा होगा एटलीस्ट फिजिक्स में। ठीक है, तो सच इज कंट्री वाइल फॉर वेरी लार्ज एरिया सच इज एंटायर कॉन्टिनेंट्स। अब जो बड़ी कंट्रीज़ है जिनमें लार्ज एरिया जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो लार्ज एंटायर कॉन्टिनेंट भी अपन जिसको कहते हैं, तो उनका जो स्लोप होता है वो ध्यान से याद कर लेना। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आराम से मैं दूसरे कलर से एक बार आपको बता देता हूँ। जो द स्लोप ऑफ द लाइन इज मच स्टीपर विद z वैल्यू लाइंग फ्रॉम 0.6 टू 1.2। देखो इसको याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए। ठीक है, ये नीट में भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 3 स्टार बना देते हैं अपन। जो हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा स्टीपर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपन ने एज अ ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा, और इसकी जो z की वैल्यू है वो लाई करेगी 0.6 से 1.2 में। और इसका फॉर एग्जांपल के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, फ्रूगीवोरस बर्ड्स जो कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, और इसकी जो z की वैल्यू होती है वो स्पेशल है, स्पेशल अब जो इसकी z की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी 1.15। इसको आराम से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्या होती है 1.15। 1.15 होती है फ्रूगीवोरस बर्ड्स की, इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लार्ज कॉन्टिनेंट के लिए 0.6 से 1.2 तक लाई करती है। नॉर्मली जनरली अपन देखें तो वैल्यू ऑफ z जो है 1.1 से 0.2 तक लाई करती है। और अगर फ्रूगीवोरस बर्ड्स के लिए देखें, फॉर एग्जांपल ये लार्ज कॉन्टिनेंट्स के लिए हैं, तो फ्रूगीवोरस जहाँ पर जो है ऑब्जर्व की गई है, जो z की स्पेशल वैल्यू है वो 1.15 ऑब्जर्व की गई है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस है वो अब देखने वाले हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ है वो भी हम देखने वाले हैं कि क्या लॉस हुआ है। तो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, देयर इज़ नो एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय मेनी इकोलॉजिस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ सिस्टम with greater biodiversity is more stable and has
एंड हैज़ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट है जो कंडक्ट किए गए हैं इकोलॉजिस्ट के द्वारा, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने बोला है कि जो सिस्टम है विद ग्रेटर, यानी कि जो इको सिस्टम है जिसमें जिस इकोसिस्टम में ज़्यादा ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है वो मोर स्टेबल होता है और जो है मोर प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एग्जैक्ट आंसर तो नहीं, लेकिन कई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता चला है कि जिस इकोसिस्टम में ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी तो वहाँ पे वो मोर स्टेबिलिटी होती है एंड हैंस मोर प्रोडक्टिविटी अकर्स इन इन दैट इकोसिस्टम। तो आगे देखते हैं इन द लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग टर्म में हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटेड विद ओवरऑल हेल्थ ऑफ आवर इकोसिस्टम एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन द अर्थ। जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिलेट करती है हमारी ओवरऑल हेल्थ, यानी कि ह्यूमन की ओवरऑल हेल्थ के लिए ऊपर भी डिपेंड करती है, सर्वाइवल के ऊपर भी डिपेंड करती है, और जो इकोसिस्टम की ओवरऑल हेल्थ है उसके वो भी डिपेंड करती है। देखो एक इकोसिस्टम अच्छा तभी हो सकता है जहाँ पर वहाँ पर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी हो, अच्छी स्पीशीएशन हो, तो ओवरऑल हेल्थ जो है इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करती है। और सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वो भी बायोडाइवर्सिटी पर ही कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, तो इसको भी याद कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी, जो हमारी स्टेबल कम्युनिटी है उसकी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। इट शुड नॉट मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो ईयर टू ईयर है, साल दर साल, इसमें जो है जो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर हम स्टेबल कम्युनिटी के बेसिस पर हम बात करें तो साल दर साल यानी कि ईयर टू ईयर इसमें स्पेशिएशन तो होनी चाहिए, लेकिन स्पेशिएशन की जो वेरिएशन है वो प्रोडक्टिविटी की वेरिएशन वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका जो है सीधा सीधा जो है अपन ये भी बोल सकते हैं, ईयर टू ईयर जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उसमें अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, सेम वेरिएशन कांस्टेंट होनी चाहिए, मच वेरिएशन नहीं होती। आगे देखते हैं, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। देखो या तो ये ओकेजनल डिस्टर्बेंस से रेजिस्टेंट हो ऐसी कम्युनिटी, और या फिर ये खुद को अडेप्ट कर ले रेसिलियंट तरीके में। देखो इसका सीधा सीधा हम अगर अपन देखें तो इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट, कि रेजिस्टेंट होनी चाहिए ओकेजनल डिस्टर्बेंस के लिए, या फिर इसको खुद को अडेप्ट कर लेना चाहिए ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस को इग्नोर करने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए इसे रेजिलियंट बनना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाई एलियन स्पीशीज़, ये एलियन स्पीशीज़ के लिए भी रेसिस्टेंट होनी चाहिए। एलियन स्पीशीज़ क्या होती है? ऐसी स्पीशीज़ जो इंडिजीनियस स्पीशीज़ पर डोमिनेंट होके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, ऐसी स्पीशीज़ जो इंडिजीनियस स्पीशीज़ पर डोमिनेंट बन के उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। और ऐसी जो स्टेबल कम्युनिटी होती है उसमें वो कम्युनिटी रेजिस्टेंट होनी चाहिए एलियन स्पीशीज़ को लेकर भी। आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, देखो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस चीज़ों में, क्योंकि जो जहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक जो है एक्शंस आ जाते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो हमारी ह्यूमन कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। बायोडाइवर्सिटी का लॉस ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। तो द नेचुरल वेल्थ इज़ गेटिंग लॉस्ट रेपिडली, जो नेचुरल वेल्थ है बायोडाइवर्सिटी की वो रेपिडली लॉस कर रही है। और इसका सीधा सीधा एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, जो लास्ट 20 ईयर से उस बीच हम कम से कम 27 ऐसी स्पीशीज़ है जिनको लॉस कर चुके हैं, जिनको हम खो चुके हैं, और वो 27 स्पीशीज़ परमानेंटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ द कॉजेज ऑफ दिस लॉस। इस लॉस के कुछ कारण जानते हैं आगे। तो हैबिटेट लॉस है एंड फ्रेगमेंटेशन है। दिस इज़ द मेजर कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये एक बहुत बड़ा कॉज है बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। और जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन एंड इंक्रीजिंग पोल्यूशन लीडिंग टू द लॉस ऑफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किस होता है? सच एक्टिविटीज़ जैसे डेफोरेस्टेशन अपन करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, तो वहाँ पर जो रह रही स्पीशीज़ है उनके हैबिटेट का पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलता है। और जो इंक्रीजिंग पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन के इंक्रीजमेंट के कारण जो है बहुत सारी ऐसी गैसेज होती है जो टॉक्सिक होती है पूरे इन्वायरमेंट के लिए, और इसकी वजह से भी जो हमारा हैबिटेट लॉस है और वो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, और इससे हमारी बहुत सारी मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ लॉस हो जाती है। आगे देखते हैं ओवर एक्सप्लोइटेशन। ओवर एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है अत्यधिक रूप से शोषण।
यानी कि ह्यूज अमाउंट में अपन इनका एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका जो है यूज़ करते हैं, इनका शोषण करते हैं। तो ह्यूमंस ड्यू टू देयर ग्रीड एंड इंक्रीज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एंडेंजरमेंट ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो ह्यूमन का ओवर एक्सप्लॉइटेशन है वो जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एंडेंजरमेंट में जो स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट होने के करीब है उनको जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है उनको भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और ऐसी स्पीशीज़ जो प्लांट में एनिमल्स में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ जैसे स्टीलर काउ है एंड पैसेंजर पिजन है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस। ये तो एग्जांपल याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। अब जो एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन है उसको अपन आराम से समझते हैं। यूनि इंटेंशनल और डेलिबरेट इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़ कॉजेज द डिक्लिनेशन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज़। जो एलियन स्पीशीज़ है वो फॉरेन स्पीशीज़ होती है, और वो इंडिजीनस स्पीशीज़ को जो है डिक्लाइन कर देती है, इनका लेवल इनको डिस्ट्रॉय कर देती है, इनके ऊपर डोमिनेंट बन जाती है, और ये एलियन स्पीशीज़ जो है दूसरे देश से इंपोर्ट की हुई रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं नाइल पर्च जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था विक्टोरिया लेक में, और इसकी वजह से जो है 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ किक्लिड फिश वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। नाइल पर्च के कारण जो है 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ किक्लिड फिश की लेक में एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। ये स्पीशीज़ का इन्वेजन का एग्जाम्पल है। देखो को एक्सटिंक्शन, इसको आराम से समझते हैं। व्हेन अ प्लांट और एनिमल बिकम्स एक्सटिंक्ट, जब कोई प्लांट और एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाता है तो अनदर प्लांट और एनिमल विच इज डिपेंडेंट ऑन इट एन ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम्स एक्सटिंक्ट। अनदर प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, वो उनमें से अगर कोई एनिमल या फिर प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाए तो जो दूसरा डिपेंडेंट प्लांट है या फिर एनिमल है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो ऑब्वियसली सी बात है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म, द एक्सटिंक्शन ऑफ वन पार्टनर विल इवेंचुअली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर आल्सो। देखो प्लांट पोलिनेटर से इसमें हम समझ सकते हैं, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट है, तो इसमें अगर कोई बर्ड जो है इंसेक्ट जो है आके अगर बैठेगा तो ये इसको जो है पोलिनेट, इसकी जो है जर्मिनेशन के लिए इसके पोलन ग्रेन्स को पोलिनेट करेगा, ताकि इसके जो सीड्स है वो ओव्यूलेट हो जाए और जो है इसमें फ्रूट हमें मिल जाए। अगर बाई चांस मान लो ये जो स्पीशीज़ है ये एक्सटिंक्ट हो जाए तो ये पोलिनेट कैसे होगा, तो ये हमें कैसे प्रोवाइड करेगा। इसलिए कहने का मतलब ये है साथ के साथ को एक्सटिंक्शन है। यहाँ पर अगर एनिमल एक्सटिंक्ट हुआ तो अपने आप जो प्लांट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और अगर बाई चांस मान लो ये प्लांट ही एक्सटिंक्ट हो गया तो फिर ये अपने खाने के लिए कहाँ पर पोलिनेशन करेगा, यहाँ ये कहाँ से पोलन ग्रेन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इंडिपेंडेंसी रखते हैं, डिपेंडेंसी रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है एक को एक्सटिंक्शन के लिए। तो अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म हमारा एक्सटिंक्ट होता है तो वो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के एक्सटिंक्शन को लेकर, ठीक है। वन पार्टनर विल इवेंचुअली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर आल्सो, जैसा कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो ये बायोडाइवर्सिटी है वो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों नेसेसरी है, इसके कुछ रीजंस हैं, वो पढ़ते हैं। मेनी कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर सच एज फूड, फाइबर, वुड एंड काउंटलेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो बायोडाइवर्सिटी है इसका कंजर्वेशन हमें क्यों करना चाहिए, ये हमारी एक एथिकल ड्यूटी है। बाय द वे ये हमारी एक मोरल ड्यूटी या फिर हम इसको बोल सकते हैं एथिकल ड्यूटी है। हमें ऐसी किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का कोई हक नहीं है जिसको हमने नहीं बनाया हो। ये नेचर के द्वारा जो है हमें मिली है, तो हमें कोई हक नहीं है इसको डिस्ट्रक्ट करने का। ये तो पहला रीज़न हो गया, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी है। मेनी कमर्शियली जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जैसे कि फाइबर, फूड, वुड एंड काउंटलेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रीज़ में काम आ रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स के कारण भी हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठाने को यानी कि इनका यूज़ करने को मिल सके। अब आगे देखते हैं। सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट द हेल्प ऑफ नेचर सच एज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड पोलिनेशन। जो एक्टिविटीज़ है यानी कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है और प्रोडक्ट्स है वो हमें नहीं मिल पाएंगे अगर
हमें प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो हम तभी कुछ प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे, तभी हम जो है इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से फाइन रूप में जो है बना पाएंगे। और पोलिनेशन, अगर पोलिनेशन ही नहीं हुआ तो आपको फूड कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे जो है फाइबर्स मिलेंगे, कहाँ से आपको वुड मिलेगी, और काउंटलेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो भी प्रेजेंट है इस पूरी बायोडाइवर्सिटी में वो आपको कैसे मिलेंगे। तो ऑक्सीजन एंड पोलिनेशन इन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इनके बिना भी आप कुछ नहीं कर सकते इस नेचर में, तो इसलिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए। तो आगे देख सकते हैं, इंटेंजिबल बेनिफिट्स सच एज एन एस्थेटिक प्लेजर आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमें एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो एस्थेटिक प्लेजर्स हैं वो भी डेराइव किए हैं नेचर से डेराइव हुए हैं। और जो एस्थेटिक प्लेजर हमें मिल रहे हैं, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स यानी बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, वो सब नेचर की ही देन है, तो इसलिए भी हमें कंजर्व करना चाहिए। वैसे इसके कंजर्व करने के मेनी रीजन्स है, लेकिन ये हमारी एक एथिकल ड्यूटी बनती है कि हम इसे खुद से कंजर्व करें। हमें कोई फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ नेचर की दी हुई चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका बचा के रखने के लिए एक और इम्पोर्टेंट लाइन आप आगे पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्विंग द स्पीशीज वी शेयर अवर प्लेनेट एंड पासिंग द रिच लेजेसी ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू आवर फ्यूचर जनरेशन इज आवर एथिकल ड्यूटी। अगर हम स्पीशीज़ यानी कि वो प्लांट की स्पीशीज़ हो या फिर वो एनिमल की स्पीशीज़ है, अगर अब हम इन्हें हमारे प्लेनेट पर कंजर्व करके रखते हैं और रिच लेजेसी ऑफ बायोडाइवर्सिटी को अगर हम कंजर्व कर रहे हैं विद एंड पासिंग द रिच लेजेसी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी देखने को मिलेगी। बोलते हैं ना कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करेंगे, हम प्लांट को और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, या फिर उनको अच्छी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे कि बायोस्फीयर हो जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, इन कंजर्वेशंस में रखेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन को भी ये इस टाइप की जो स्पीशीज़ है उनका जो है लाइव उनको दिखा सकते हैं, यानी कि उस टाइम भी ये अवेलेबल हमारी रहेगी। और ये हमारी एक एथिकल ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें जो हमने देखा है वो हम उन्हें भी प्रोवाइड करा पाए। आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्व्ड कैसे होती है। अब हमने ये तो देख लिया कि क्यों करना चाहिए कंजर्व्ड, व्हाट आर द रीजंस फॉर कंजर्विंग दिस, क्यों करना चाहिए। अब देख लेते हैं ये कंजर्व करें कैसे। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी सिंपली जो है हमारी दो टाइप से कंजर्व होती है। एक होती है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होती है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इन सिटू कंजर्वेशन होती है जिनको जो प्लांट स्पीशीज़ है और एनिमल स्पीशीज़ है उनको हम उन्हीं के हैबिटेट में, क्या हम प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ को उन्हीं के हैबिटेट में रख कर उनको कंजर्व कर रहे हैं, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन होती है। उन्हीं के हैबिटेट में, जैसे कि वो अडेप्ट है उसी हैबिटेट के अकॉर्डिंगली, तो उसी में अगर हम उन्हें कंजर्व करते हैं तो ये इन सिटू कंजर्वेशन कहलाती है। इन ऑर्डर टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बेटर तरीके से हम इसको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं, तो सम ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन विद हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म, जो है बहुत सारे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। और इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कितने, वो हैं 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एंडेमिज्म क्या होता है। एंडेमिज्म का जो है अपन आराम से देखते हैं। एंडेमिज्म होता है हमारा एक ऐसी स्पीशीज़ जो स्पीशीज़ ओनली प्रेजेंट इन अ certain particular area and not present anywhere else। देखो, एंडेमिज्म क्या होता है, एक ऐसी स्पीशीज़ होती है जो सिर्फ सर्टेन पर्टिकुलर एरिया में ही एग्जिस्ट करती है, और ये स्पीशीज़ ऐसी होती है जो उस एरिया के अलावा किसी भी एरिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि वो उस एरिया के अलावा कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलती है। ये एंडेमिज्म होती है। एंडेमिक स्पीशीज़ भी हम इसको बोल देते हैं। तो जो इन सिटू कंजर्वेशन है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जो कि इंडिया में 34 एग्जिस्ट करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये बनाए गए हैं इनके कंजर्वेशन के लिए, हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड आर प्रोटेक्टेड। इसमें जो है इस टाइप की स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई रखा जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है इन इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व्स
भी इंडिया में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में है, एंड नेशनल पार्क्स आर आल्सो बिल्ट फॉर दिस पर्पस। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स जो है इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं, और ये एज अपन एग्जाम्पल के रूप में भी इसको देख सकते हैं। द थ्रेटन्ड स्पीशीज of plants and animals are taken out of their habitats and are kept in special settings as zoological parks, botanical gardens and wildlife parks। देखो, एग्जीटू जो कंजर्वेशन होती है वो क्या होती है, सबसे पहले देख लो। एग्जीटू कंजर्वेशन होती है कि हम जो भी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट होने के बिल्कुल नियरेस्ट है, जो बिल्कुल करीब है एक्सटिंक्शन के लिए, और जो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है वो उनके हैबिटेट से बाहर निकाल के अगर हम उन्हें किसी स्पेशल हैबिटेट में रखें, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ पार्क्स, तो इसको एग्जीटू कंजर्वेशन कहते हैं। यानी कि उनके हैबिटेट से उनको निकाल के किसी दूसरे स्पेशल हैबिटेट में रखना और वहाँ पर उनका कंजर्वेशन करना, ये एग्जीटू कंजर्वेशन आपको कहलाता है। अब ये इसके सच एग्जांपल होते हैं जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ पार्क्स। नाउ डेज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। नाउ डेज द गेमीट्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के बहुत ज़्यादा करीब है, उनके गेमीट्स कैन बी प्रिजर्व्ड वायबल बाय मेथड सच एज क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू हम जो है ऐसी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने वाली है फ्यूचर में या फिर एक्सटिंक्शन के बहुत नियरेस्ट है, उनके हम गैमेट्स जो है क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि हम आगे जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू इनको टिश्यू कल्चर मेथड के प्रोपेगेशन से हम इनको वापस से फर्टिलाइज करा के जो है एक स्पीशीज़ का वापस से उन स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन के बाद भी वापस इस अर्थ में वापस लाया जा सके। तो ये सिर्फ हो सकता है उनके गैमेट सिक्योर करके और क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू इनके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के, और टिश्यू कल्चर मेथड के थ्रू ये होता है, जो कि हम प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर स्ट्रेटेजीज वाले में पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर क्या होता है उसमें आपको ये सब पता चल जाएगा। एंड कैन बी फर्टिलाइज, ये हो सकता है देखो। और इसके साथ जो है ये तो हो गया हमारा एनिमल्स के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, उनके गैमेट्स को रखते हैं प्रिजर्व। और जो सिमिलरली जो होते हैं, जो सीड्स होते हैं प्लांट के, जो सीड्स होते हैं उनको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं सीड बैंक्स में, ताकि हम आने वाली जो उनकी स्पीशीज़ है उनको आने वाली जो सेंचुरीज़ है उनमें भी हम इनको देख पाएँ, उनमें भी हम इनको एक्सटिंक्ट होता हुआ नहीं देखें। यानी कि एक्सटिंक्शन से इनको डायरेक्टली हम इस टाइप से भी बचा सकते हैं। तो इस टाइप का अपन ने मेथड पढ़ लिए, और यहाँ पर होता है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब ये जो चैप्टर है मेरे हिसाब से हो गया होगा कुछ हमारे, एक मिनट में आपको देख के बता देता हूँ। जी हाँ, 47 मिनट्स में जो है ये कंप्लीट हुआ है, और हमने कम से कम 7 से 10 मिनट हमने आगे की बात करी थी, तो ये मान लीजिए 40 मिनट में ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में समझाया है, इसलिए ये थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा आप जो है फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। 1.25 1.5 जैसे कि आप सूटेबल रखते हैं अपना, वैसे आप इस वीडियो को देख सकते हैं फास्टेस्ट वे में, जिससे कि आपका थोड़ा टाइम और सेव हो जाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बात बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिनकी हालत ऐसी है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो उनके दिमाग में अपन को जो है, हमारा मेन टारगेट होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी याद नहीं है, तो उनके दिमाग में इस चैप्टर को, इन चैप्टर्स को यानी कि बायोलॉजी को क्रिस्टल क्लियर तरीके से उनके दिमाग में सेव करना। तो जाके आप शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने ये बोलता हूँ वीडियो लाइक करो, पर आपको अगर दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे कंटेंट पाने के लिए। और आगे भी एक और चैप्टर आने वाला है, कमेंट में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो, तो उसको पहले लिया जाएगा। वैसे मैं अगर आपको ऐसे ही चलते रहने देना है, तो मैं मेरे हिसाब से जो है, जो आपको वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स है वो भी अपलोड जो है सबसे पहले कर दूंगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पहले ही सिक्योर हो जाए। तो वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्ड वे में समझाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आराम से अपने जो है शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और नोट्स कहाँ मिलेंगे, अब जो नोट्स है आपको इस टाइप से मिल जाएंगे। मैंने जैसी पीपीटी तैयार करी है, मेरी हैंड राइटिंग भी इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेगी। आराम से इसको प्रिंट करा लेना डबल साइडेड, और इसको अपने जो है जैसे कि और भी नोट्स है
जैसे कि मैंने इसके पहले डाली थी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इनकी सबकी एक एक पीडीएफ निकाल के आप सारों को जो है स्पायरल करा लो, ताकि आपके लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, उसकी जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। वो करीब 1 घंटे में ही वो भी कंप्लीट हुआ है, और वो भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी बहुत ज़्यादा रखता है। तो इसके नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जैसा कि मैंने आपको हैंडल बता ही दिया था, मधुरम पंचोली 09। वहाँ पर आप जाके जो है देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं ओपन होता है, वैसे लिंक ओपन हो जाएगा, जाके लिंक पर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट ह्यूमन वेलफेयर के भी नोट्स आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।